नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक नियामक एजेंसी बनाने की मांग की है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव का हवाला देकर वो अपनी नाकामियां न छुपाएं। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बीस्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र ने हिम्मत और साहस का काम किया है, क्योंकि निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने अगर चारधाम यात्रा को गंभीरता से लिया होता तो वो खुद भी वहां तैनात होते और अन्य मंत्रियों को भी धामी से और धामों से तैनात करते। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है यात्रा को लेकर। निश्चित रूप से कि व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल पा रही हैं। समिति बने, या उन्होंने बड़े हिम्मत और साहस का काम किया है। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो वास्तविकता उसका वर्णन किया कि वाकई में इतने लोग मर गए, यात्री बिना दर्शनों के पहले टाइम आ रहे, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, और बदनामी हो रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही। पहले टाइम ऐसा हुआ। तो हमारी चारधाम हमारी देवभूमि की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है, यह धरोहर है, यह धार्मिक यात्रा है, पर्यटन नहीं। और धार्मिक यात्रा का महत्व को सरकार ने नहीं समझा और धामी जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। चारधाम यात्रा पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। रोजाना चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से सरकार और प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बीस्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से अव्यवस्थाएं हावी हैं, क्योंकि समय पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया और सरकार सोती रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि जैसे ही जनदबाव बढ़ा तो सरकार को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, जबकि जनता को खुश होना चाहिए कि सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है। देखिए, चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हावी हैं और ये अब किसी से छुपी भी नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में है। श्रद्धालु हों, तीर्थ पुरोहित हों, स्थानीय व्यापारियों, सब इस पर जो है विरोध जता चुके हैं और लगातार विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार से व्यवस्थाएं नहीं बन रही और वो इसलिए नहीं बन रही कि क्योंकि समय पे जो है पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया, प्रशासन जो है सोता रहा और केवल जो है अखबारों में बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते रहे। जब आप जो है रिकॉर्ड का खेल खेल रहे हैं और पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करनी चाहिए थी। आप एक सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? यदि कोई अव्यवस्था दिख रही है, उसका शासन तंत्र सक्रिय हो, प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से करे। यही तो सरकार का काम है, यही तो सरकार का काम देखा जाता है, उसकी संवेदनशीलता देखी जाती है। जैसे जन दबाव बढ़ा और हमें लगा कि व्यवस्थाएं सुधारना आवश्यक है, वहां पर इंटरव्यून करना पड़ेगा, तो सरकार सीधे सीधे मैदान में उतरी है और शासन प्रशासन अपने काम में लगा है। यही तो सरकार को करना है। तो सरकार अपना काम करे, लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर पा रही है। सवाल यह है कि प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग भी पुरजोर प्रयास कर रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जहां एक और परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर ऐसे वाहन संचालक जो यात्रा के नियमों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं, उन पर भी चालान की कार्रवाई चल रही है।
इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन निदेशक शैलेश तिवारी ने बताया कि यात्रा मार्ग में परिवहन विभाग की चौकियों पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम और इंटरसेप्टर में अब तक 1416 चालान किए गए हैं, जिसमें कि 744 उत्तराखंड के वाहन और 672 अन्य राज्यों से आए वाहन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई वाहनों पर सीज की कार्रवाई भी की गई है। चार धाम यात्रा को लेकर के हमारा जो परिवहन विभाग उत्तराखंड है वो काफी एक्टिव है और हर ढंग के जो भी हमारा एफर्ट हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें क्या है, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड बनाने की बात है और उसको रेगुलेट करने की बात है। साथ ही साथ अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है, ठीक है, जो ट्रैफिक के नियम है और मोटर व्हीकल के एक्ट के नियम है, उसको तोड़ता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारे हैं, इंटरसेप्टर जो दल है, इन लोगों ने मिलकर के 1416 चालान कल शाम तक किए हैं। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात और उसको सुगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली रूटीन के कार्यों के अलावा चारधाम यात्रा में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है। इसी को देखकर पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यात्रियों को सहूलियत देने के लिए हर संभव प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने यात्रियों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा है और चारधाम में बढ़ती भीड़ को देखकर लगातार पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास करते नजर आ रहा है। देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल आप देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी जरूर, लेकिन अभी जो है चारधाम में इन दिनों बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम के लिए किसी भी यात्री वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने थे। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर के भी जागरूकता पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वहां पर वाहनों के फिटनेस और ग्रीन कार्ड की जांच की जाती है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, जितने भी पैसेंजर वाहन हैं जो कॉमर्शियल पीली प्लेट के हैं उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक है और ग्रीन कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज होती है उसकी टेक्निकल जांच। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट उसकी जांच करते हैं और उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं और फीस छोटी गाड़ी की 450 रुपए और बड़ी गाड़ी की 650 रुपए ऑनलाइन जमा करी जाती है। उसके बाद 8 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है और गाड़ी पास होने के बाद उसको ग्रीन कार्ड इश्यू कर दिया जाता है।
सहकारी चीनी मिल में एरियर भुगतान न होने से परेशान होकर मिल कर्मियों ने प्रभारी मुख्य लेखाकार का घेराव किया, जहां सभी कर्मचारी प्रशासनिक भवन में एकत्र हुए और भुगतान न किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के 10 जनवरी के आदेश के अनुसार 8 सप्ताह के भीतर सचिव गन्ना और चीनी सरकार को संपूर्ण भुगतान करा देने के आदेश दिए गए थे, पर 8 सप्ताह पूरे होने के बाद भी मिल के अन्य सभी देवकों को भुगतान नहीं किया गया, लेकिन एरियर से संबंधित कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसके संबंध में मिल की श्रमिक यूनियनों ने 2 बार लिखित रूप से एरियर भुगतान हेतु अनुरोध भी किया, लेकिन मिल प्रबंधन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चीनी मिल के एरियर भुगतान न होने पर सभी कर्मचारियों ने चीनी मिल का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक निर्देशों का पालन नहीं हो पाया है, जिसके चलते सभी कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी भी की गई और न्याय को लेकर लगातार मांग करते नजर आए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हुआ, जिसके चलते कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन करने के लिए चीनी मिल का घेराव किया। हमारा पुनरीक्षित वेतनमान हुआ था 2017 में। उसमें जो ये आदेश था कि 1 अक्टूबर 2015 से ये लागू होगा। 1 अक्टूबर 2015 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर हमारा ड्यू है और बढ़ा हुआ वेतन तो हमारा तब से लगातार मिल रहा है, किंतु हमारा एरियर नहीं दिया गया, जबकि अधिकारियों का 2016 के बाद का एरियर था वो भुगतान कर दिया गया मैनेजमेंट द्वारा। मजदूर एकत्र होकर के चंदा करके हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आदेश हो गया कि 8 सप्ताह के अंदर इनके भुगतान का निस्तारण किया जाए। तो इसमें शासन स्तर से हमें निर्देशित कर दिया गया है कि भुगतान किया जाना है और ये बनवा भी रहे हैं, चेकिंग वेटिंग हो रही है। कुछ टेक्निकली कहीं गलती हुई है तो उसका संशोधन भी कराया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी एकदम से कोई काम गलत हो जाए जल्दीबाजी में, वो भी उचित नहीं है, बाद में फिर समस्या पैदा है। तो रही बात देने की, अतिशीघ्र जो है ये काम भुगतान होने की संभावना, अपने उच्च अधिकारियों से मैं संपर्क में हूँ, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से मैं और बात करके मैं आप लोगों को अवगत करा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय या पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात को एक डंपर से प्रेमनगर क्षेत्र में बिजली लाइन के कुछ खंभे तथा पेड़ तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिससे कि क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी तारों की चपेट में नहीं आया। मामले में विद्युत विभाग के एसडीओ ने बताया कि विभाग के कर्मचारी विद्युत पोलों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। वहीं विद्युत पोलों और लाइनों के दुरुस्त होते ही विद्युत व्यवस्था को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। और अचानक यहाँ पर हमारे घर के सामने पत्रकार भगवान सिंह जी रहते हैं, उनको अचानक महसूस हुआ कि इतनी हलचल क्यों हुई। तो उठे हुए उन्होंने तुरंत सब जगह फोन किया कि घर के बाहर मत निकलना कभी लोग। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी मतलब प्रशासन को सूचित कर दिया था। तो उस टाइम रात को किसी ने बताया हमको कि डंपर द्वारा ये घटना घटी है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में लोग करे थे। तो उसके बाद तुरंत पत्रकार महोदय ने वहाँ प्रशासन को शिकायत की। तो रात को एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे। हाँ जी, रात को एसडीओ साहब को गाड़ी से आए थे यहाँ पे, देख के चले गए थे। तब से लाइट भी नहीं है, इस टाइम काम तो कर ही रहे लोग। ऐसा हुआ है कि कल रात लगभग 1:30 बजे करीब हमारी अधिशासी अभियंता महोदया का फोन आया कि प्रेमनगर क्षेत्र में कोई तार टूटने की घटना हो गई है, पोल तार टूटने की घटना हो गई है। उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया इस बात को। तो उन्होंने तत्काल हमें इस बारे में जानकारी दी। हमने तुरंत ही हमारे बिजली घर से निकलने वाले जो फीडर होते हैं उनको तुरंत बंद करा के अपने लाइन स्टाफ को तुरंत ही साइड पर भेजा। और यहाँ पर जो हमारे लाइन स्टाफ रात लगभग
जैसी हमें सूचना मिली उसके 10 मिनट बाद यहाँ साइट पे पहुंच गया था। अस्पताल में महिला डॉक्टर से छेड़खानी के मामले में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जैसे तैसे किसी तरह से आक्रोशित डॉक्टरों के चंगुल से बचाकर बाहर निकाला, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर तरह तरह के कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि वारदात के बाद आक्रोशित हुए डॉक्टर इतने गुस्से में थे कि वह आरोपी सतीश कुमार के साथ कुछ भी कर गुजरने की बात कह रहे थे। इसलिए पुलिस ने बड़ी डिलीवरी के साथ जहां सैकड़ों डॉक्टरों की भीड़ के बीच आरोपी को सुरक्षित बाहर वाहन में बचाकर कैंपस से बाहर निकाला, तो वहीं किसी भी मरीज को परेशानी भी नहीं होने दी। भीषण गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त, जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इस समय उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो 40 डिग्री के आसपास है। वहीं हैंडपंप, नदी, नाला, पोखरण सब कुछ सूख रहा है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी पानी के लिए परेशान है। इसी को लेकर क्षेत्र के समाज सेवियों एवं जिला प्रशासन भी चिंतित है। 20 साल पहले मैदानी क्षेत्रों में नदी, नाला, पोखरण पानी से भरा हुआ होता था, लेकिन वर्तमान समय में नदी, नाला, तालाब एवं हैंडपंप सब कुछ सूख रहे हैं। इसी को लेकर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों ने कहा कि पानी का नीचे स्तर पर जाना बहुत ही गंभीर समस्या है। हमने वैज्ञानिक, किसान बंधु एवं उद्योगपतियों से भी बात की है। एक रास्ता निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि पानी का स्तर कैसे सही हो। देखिए, मेरा उम्र 52 साल हो गए। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। यहाँ पे नदी नाला हर मतलब क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के अंदर एक एक तालाब होती थी, वो भरा हुआ होता था। नदी नाला हमेशा भरा हुआ होता था। अब जो है पानी का स्तर बहुत ही कम हो गया है। नदी नाला तो सूखे पड़े हैं। इधर पशु पक्षी भी पानी के लिए तराई तराई मची हुई है। तो मैं यही प्रशासन से कहना चाहूंगी कि इस तराई में जो उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है और मेरी उम्र भी लगभग 51-52 वर्ष हो चुकी है। बचपन में मैंने देखा है कि इस तराई में चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता था। नदी, नाले, पोखर, झील बिल्कुल पानी से लबालब हुआ रहता था। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ जो बोर हुआ करता था आर्टिजन, वो बोर में अपने आप पानी निकलता था और पानी लगभग जो उसकी धार होती थी नीचे से ऊपर की तरफ उठता था, तो लगभग 1 फीट उसकी धार हुआ करती थी। आज ये सारे बोर, तालाब, पोखर, ये सारी चीजें जो है सूखी हुई और इसका जो है पानी का स्तर इतने नीचे चला गया है कि सिर्फ ऐसे हैंडपंप, वो भी सभी नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैंडपंप जो 20 फीट तक लगे हुए हैं उसमें पानी आ रहा है और बाकी किसी भी ऐसे हैंडपंप में पानी नहीं। पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है तराई में। विगत काफी समय से जो क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हो, जल संरक्षण को लेकर के हो, इन चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां निश्चित ही इसके दुष्परिणाम भुगतेंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल ही मैंने किसान बंधुओं की बैठक लिया, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड के तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैंने बुलाया था। बहुत ही गंभीर समस्या है। बचपन में हम देखते थे यहाँ पर ट्यूबवेल में अपने आप ही पानी आता रहता था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि क्षेत्र के कई तालाब भी सूख रहे हैं और तालाब को पाट भी दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जो बेमौसमी जो धान का पौधा जो लगाया जा रहा है खेतों में, इसके कारण भी जल स्तर काफी नीचे हद तक जा रहा है। और रही बात यह है कि आप देखिए कि पहले गुलों की संख्या बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ, छोटे छोटे गुल हुआ करते थे, लेकिन वो भी उसको पाट करके प्लॉटिंग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा निजी स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जा रहा है छोटे छोटे रिजॉर्ट में।
ऋषिकेश गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिषद पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि बस ऑपरेटर्स को नाराजगी को भी दूर करने के लिए उन्होंने बैठक की। चारों धामों में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर पटरी से उत्तरी व्यवस्था सुधारने के संकेत मिले हैं, इसलिए प्रशासन ऋषिकेश में रुके श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के तौर पर जल्द ही यात्रा मार्ग पर रवाना करने के प्रयास में जुट गया है। इसी के साथ बस ऑपरेटर को नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। चारधाम यात्रा पर बस ऑपरेटर्स की नाराजगी सामने आई है, जिसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन लगातार उसको देखते हुए काम कर रहा है। गढ़वाल आयुक्त ने इसको लेकर बैठक की है और बस ऑपरेटर्स को मनाने को लेकर तमाम बैठकें की जा रही हैं। उनके परेशानियों को दूर करने की भी बैठकें की जा रही हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं को भी प्राथमिकता दे रहा है। जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं, उनको चारधाम यात्रा पर जल्द से जल्द रवाना किया जाए, उनकी भी प्राथमिकता को लेकर तमाम बैठकों में चर्चा की गई है। परेशानियों के मद्देनजर मैंने आज यहाँ पर निरीक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो हालांकि छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि व्यस्तताओं की रहती है हमारी, फिर भी मैडम को जो हमारी प्रिंसिपल उसको भी बुलाया है, कुछ आवश्यक स्टाफ बुलाया है। तो ये जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे जनपद का सबसे बड़ा विद्यालय है। लगभग यहाँ पर इस समय 1700 बच्चियाँ हमारी कक्षा 1 से और 12 तक अध्ययनरत हैं। तो प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी के संदर्भ में सर आए निरीक्षण करने, शीघ्र ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। नहीं, लैब में बिल्डिंग चूती नहीं है सर, बिल्कुल बिल्डिंग नहीं, कमरे हमारे कोई भी चूता नहीं है, कमरे ठीक अवस्था में है। पर ये पुरानी बिल्डिंग है, अपने घर में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, ये तो पुरानी बिल्डिंग है सर, लेकिन यहाँ चूते नहीं है। बारिश में पानी जरूर भर जाता है, चूंकि बाहर के नाले से में है, तो उनके बारे में भी कुछ निर्णय करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे चारधाम यात्रा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं, उनकी भी कुछ इश्यूज थे, उस पर आए थे वो, उनसे डिस्कशन हो गया है, काफ़ी अच्छे माहौल में डिस्कशन हो गया है। उनकी जो भी आशंकाएं थी, उन पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। सभी का समाधान करने के लिए उनको आश्वासन दे दिया गया है और एक ऑफिसर्स के भी हम लोग मीटिंग करके तय करेंगे कि हम लोग किस तरह से फ्यूचर में आगे इसको हमको बढ़ना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।